Welcome, good morning, all of you. Today we are going to start class 9th, subject SST, Political Science. चैप्टर नंबर 2 चल रहा था हमारा व्हाट इज डेमोक्रेसी और वाई डेमोक्रेसी। अब हम पढ़ रहे थे डेमोक्रेसी की फीचर्स। तो डेमोक्रेसी जो फीचर्स है 4 नंबर, उसको पढ़ेंगे आज। रूल्स ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट। देखिए हम पढ़ रहे डेमोक्रेसी की फीचर्स, रूल्स ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट, कानून का राज और अधिकारों का रेस्पेक्ट, अधिकारों का आदर, ये टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। देखिए रूल्स ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स यानी कानून का राज और अधिकारों का आदर है, जिसमें हमें लीगली काम के लिए बताया गया कि हमें लीगली काम करना चाहिए, हमें सभी लोगों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, यानी इलीगली वर्क नहीं करना चाहिए। यही डेमोक्रेसी की एक फीचर्स बताइए। अब इस टॉपिक में एक एग्जाम्पल दिया गया है जिम्बाब्वे का। किसका एग्जाम्पल दिया है? जिम्बाब्वे का दिया गया है। तो देखिए इसमें क्या किया है। जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द white minority rules in 1980. Since then the country has been ruled by the ZANU-PF, the party that lead the freedom struggle. Its leader Roberta Mugabe has been the ruling the country since the independence. Elections have been held regularly and always won by the ZANU-PF. President Mugabe is popular but also uses unfair practices in election. Over the year, his government has changed the constitution several times to increase the powers of the president and make him less accountable. Opposition party workers are harassed and their meeting dispute, public protest and the demonstration against the governments are declared illegal. There is a law that the limits the right to the criticize the president. Television and radio are the controlled by the government and given only the ruling party version. There are independent newspapers, but the government harasses those the journalists who go against it. The government has ignored some court judgment that went against it and has द प्रेशर्ड जजेस। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है कि रूल्स ऑफ लॉ और रेस्पेक्ट फॉर राइट्स के अंदर इसमें एक एग्जाम्पल दिया है। एक कंट्री है जिम्बाब्वे का। किसका है? जिम्बाब्वे बताया गया। जिम्बाब्वे वाज द 10 इंडिपेंडेंस फ्रॉम द वाइट मॉनेटरी रूल्स इन 1980। इसमें बताया कि जिम्बाब्वे को 1980 में जो माइनॉरिटी जो थे अल्पसंख्यक गोरों के शासन से, यानी कि वहां स्वतंत्रता मिलती, माइनॉरिटी जो थे ना गोरे लोग, उनसे स्वतंत्रता मिली थी। उसके बाद में देश पर जानू पीएफ दल का राज था। यार ना ये पार्टी है। सिंस देन द कंट्री हैज बीन द रूल बाय द जानू पीएफ पार्टी। तो उसके बाद में किसके हुआ? जानू पीएफ का। जानू पीएफ दल का राज है। इससे देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की, यानी इसने ही जानू पीएफ ने ही जिम्बाब्वे को स्वतंत्र कराने में, स्ट्रगल कराने में उसकी एक विशेष भूमिका रही। जैसे हमारे भारत देश में उस समय कांग्रेस थी, एक कमेटी थी, उसका विशेष योगदान रहा। इसके नेता इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे। जानू पीएफ का जो नेता है उसका नाम है रॉबर्ट मुगाबे। कौन है? इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे। अब देखिए क्योंकि जानू पीएफ ने भाई जिम्बाब्वे को आज़ादी कराने में विशेष भूमिका निभाई है, तो इसके एक नेता उसका नाम है रॉबर्ट मुगाबे। हैज़ बीन रूलिंग द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस
कह रहा है कि इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आजादी के बाद से ही शासन कर रहे हैं। और क्या हुआ, इलेक्शन हैव बीन हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज ऑन द चुनाव पीएफ, कि नियमित रूप से चुनाव नियमित रूप से होते हैं और सदा जानू पीएफ दल ही जीतता है। यानी जब भी चुनाव होते हैं तो जो जानू पीएफ है, अर्थात जिसने जिम्बाब्वे को स्वतंत्रता कराने में विशेष भूमिका निभाई, उसी का जो नेता है कौन, रॉबर्ट मुगाबे, वही शासक बनता है। जानू पीएफ जो कह रहा कि प्रेसिडेंट मुगाबे इज द पॉपुलर बट आल्सो यूजेज अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन, कि राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं है पर वे चुनाव में गलत तरीके से भी अपनाते हैं। यानी चुनाव है ना, गलत तरीके से जीतते हैं, ये करते हैं। अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन। ओवर द ईयर हिज गवर्नमेंट हैज चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम इन टू इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेक हिम। अब देखो, आजादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की और उसकी जो जवाबदेही है ना को क्या किया, कम किया, है ना। मेक इज लेस अकाउंटेबल में जवाबदेही, और उसकी जवाबदेही को क्या किया, उसने कम किया, क्योंकि उसके पास में पावर्स आई। तो पावर्स आने के बाद में बार बार उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया और ऐसा किया। फिर कह रहा है ऑपोजिशन पार्टी वर्कर आर द हरेस्ट एंड द देयर मीटिंग डिस्टर्ब। और क्या हुआ, विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता है, और क्या, और उनकी जो सभी जो सभाओं में गड़बड़ कराई जाती है, जितनी भी कोई मीटिंग होती है उसमें गड़बड़ कराई जाती है। और क्या करता है, पब्लिक प्रोटेस्ट एंड द डेमोन्स्ट्रेट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर डिक्लेयर इलीगली, देयर इज द लॉ एंड द लिमिट्स द राइट टू द क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित करता है। क्या करता है, जो विपक्षी वाले हैं ना, वे इसको कहता है ये गैर कानूनी घोषित करते हैं, और राष्ट्रपति की क्या आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं ना, क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट, और राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को भी सीमित करता है, लिमिट करता है। टेलीविजन एंड द रेडियो आर द कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट एंड गिवन ओनली द रूलिंग पार्टी वर्जन। और क्या कहता है, टेलीविजन और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण है और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते हैं। जो टेलीविजन जो रेडियो है, जो मीडिया के जो ये आपके एक पार्ट्स हैं, उनमें सरकारी नियंत्रण पर नहीं, उन पर सिर्फ शासक दल के विचार प्रसारित होते हैं और किसी के नहीं। इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर बट द, अब देखिए क्या रहा है उसमें कि जो इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर, स्वतंत्र जो हमारे अखबार है, न्यूज़पेपर है इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर बट द गवर्नमेंट रैस। कह रहा है कि टेलीविजन और रेडियो पर ही सरकारी नियंत्रण है, उन पर सिर्फ ओनली शासक दल के विचार ही प्रसारित होते हैं। अखबार स्वतंत्र है पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता है ना। कह रहा है कि द गवर्नमेंट हैज इग्नोर सम कोर्ट जजमेंट एंड द वेंट अगेंस्ट इट एंड द प्रेसिडेंट। कुछ ऐसे, अगर सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते हैं और उसके जजों पर भी दबाव डाला जाता है। यानी यहाँ तक कि जो कोर्ट्स है, जो जुडिशियल पार्ट्स है, जुडिशियल जो है, उसके ऊपर भी दबाव डाला जाता है। नेक्स्ट कह रहा है द एग्जाम्पल ऑफ द जिम्बाब्वे शो द पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर्स इज द नेसेसरी इज ए डेमोक्रेसी but it is the not the sufficient popular government can be undemocratic। कई जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक जरूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है कि लोकप्रिय नेता ही अलोकतांत्रिक हो जाते हैं। कई बार क्या है कि जो लोकप्रिय जो पॉपुलर जो है ना लीडर्स, वे भी अनपॉपुलर हो जाते हैं ना। पॉपुलर लीडर्स कैन बी एटोक्रेटिक, बिल्कुल तानाशाही हो जाते हैं। जो पॉपुलर लीडर्स है ना, कभी भी एटोक्रेटिक, तानाशाही, मनमानी कर जाते हैं। इफ वी विश टू एसेज ए डेमोक्रेसी इट इज द इम्पोर्टेंट टुक एट द इलेक्शन।
लोकप्रिय नेता भी अलग तरह हो सकते हैं, लोकप्रिय नेता भी तानाशाही हो सकते हैं। और क्या है, अगर हम लोकतंत्र की परखना चाहते हैं, अगर लोकतंत्र का हम टेस्ट लेना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, तो चुनाव पर नजर डालना जरूरी है। उतना ही जरूरी है कि चुनाव के पहले और बाद की स्थिति पर नजर डाली जाए। बट इट इज द इक्वलिटी इंपॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर, बताया ना, बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन। हमें चुनाव को पहले और बाद में उसको देखना चाहिए। देयर शुड बी द सफिशिएंट रूम ऑफ द नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटीज। और बाद में क्या बताया इसमें, नजर डालनी चाहिए चुनाव से पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूह में कामकाज समेत सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। इसके जरूरी है कि सरकार के कुछ बुनियादी अधिकार का आदर करें। हमें क्या करना है, कुछ बुनियादी अधिकार का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है दीज द पब्लिक टू फ्रॉम द एसोसिएशन द प्रोटेक्शन एंड द टेक अदर पॉलिटिशियन एक्शन, एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आई लॉ। कि कुछ बुनियादी अधिकार अदा करना चाहिए, उनको सोचना कि अपनी राय बनाने के लिए सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने और राजनीतिक गतिविधि करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कानून की नजर में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। कानून की नजर में, कानून के में सभी लोग क्या है, समान होने चाहिए। दिस राइट कह रहा है कि दिस राइट मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय ए independence judiciary whose order are the obey by the everyone. We shall read more about this right in chapter 6। कह रहा है कि इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका करनी चाहिए, कि इन अधिकारों की जो रक्षा है ना, स्वतंत्र जो फ्रीडम जो हमारी जुडिशरी है, न्यायपालिका करना चाहिए, जिसके आदेशों का पालन सब लोग करें, अर्थात जुडिशरी का पालन सब लोग करें, ऐसा करना चाहिए। इस अधिकारों के बारे में हम अधिक जो है ना चैप्टर नंबर 6 में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट देखिए, सिमिलरली देयर आर सम कंडीशंस दैट अप्लाई टू द वे ए गवर्नमेंट इज रूल्ड आफ्टर द इलेक्शन। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू whatever it like. Similarly, because it has on and the election, it has to respect some basic rules. In particular, it has to respect some guarantees to the minorities. Every major decision has to go through a series of consultation. Every officer bears has certain rights and the responsibility assigned by the Constitution and the law. Each of these is accountable not only to the people but also to other independent officials. We shall read more about this in chapter 5. Both these aspects give us the fourth and final features of democracy. A democratic government rules with the limits set by constitutional law and citizen right. क्या बताया इसमें लास्ट में, कि इसमें लास्ट में ये कह रहा है कि सिमिलरली देयर आर द सम कंडीशंस, बताया इसमें कि इस प्रकार से कुछ दूसरी शर्तें हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीके पर लागू होती है। एक लोकतांत्रिक जो सरकार है, एक जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है, एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि इसके चुनाव जीता है, ऐसा नहीं कर सकती कि हाँ उसने चुनाव जीता है। उसे भी कुछ जो बेसिक है ना, बुनियादी तौर तरीके का पालन करना होता है। खास तौर से उसे जो माइनॉरिटी है, अल्पमत वाले कम्युनिटी या अल्पमत वाले समूह को दी गई कुछ जो गारंटी है ना, उस गारंटियों को क्या कि रेस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना होता है। हर प्रमुख जो फैसला एक लंबे विचार विमर्श के बाद लेना चाहिए। हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार है। कोई भी इंडिपेंडेंट जो ऑफिसर्स है उसके भी कुछ हमारे क्या है, उसके भी जुड़े हुए कुछ अधिकार
और जिम्मेवारी हैं जो हमें किसी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मिल जाती है। तो इसलिए इसमें बताया है कि जो पदाधिकारी है ना, हर जो पदाधिकारी है उस पद के साथ जुड़े हुए उसके अधिकार और जिम्मेवारी संविधान द्वारा दी जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई पदाधिकारी बन गया या कोई मिनिस्टर बन गया कि उसके कोई राइट्स नहीं है, उसकी कोई ड्यूटीज नहीं है। उसके भी राइट्स और ड्यूटीज हैं। अपने राइट्स और ड्यूटीज का पालन करते हुए यानी कि उसको भी एक संविधान के अनुसार उसको वर्क करना चाहिए। ये सभी सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, बिल्कुल ना। एवरी ऑफिसर बियर्स सर्टेन राइट्स, है ना, जैसे बताया, एंड रेस्पॉन्सिबल असेंस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द ईच। अब क्या है, ईच ऑफ दीज माने सभी ये पदाधिकारी इज द किसके लिए, अकाउंटेबल नॉट ओनली टू द पीपल बट आल्सो टू अदर इंडिपेंडेंट ऑफिसर। ये सभी सिर्फ न जनता के प्रति उत्तरदायी हैं बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारों के प्रति भी उनकी क्या होती है, उनकी अकाउंटेबल होती है, उनकी जवाबदेही होती है। क्या होती है उसकी, क्या होती है, अकाउंटेबल होती है। वी शैल रीड मोर अबाउट दिस चैप्टर 5। इसके बारे में हम अधिक विस्तार हम चैप्टर नंबर 5 में करेंगे। अब हम देखते हैं कि लास्ट जो हमारे जो डिसीजन आता है डेमोक्रेटिक की जो फीचर्स जो हम पढ़ रहे हैं, क्या इसमें डिसीजन आता है, बोथ दीज एस्पेक्ट गिव अस द फोर्थ एंड फाइनल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखिए ये जो हाईलाइट है इससे ये निकल के आता है, ये उसकी एक फीचर्स है। क्या है, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स रूल्स विद अ लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड द सिटीजन राइट्स। कह सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं जो एक डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट्स होती है वे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अपना काम करती है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, एक समाहित है, वे कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं जा सकती। ये हम कह सकते हैं एक डेमोक्रेटिक जो है गवर्नमेंट का। नेक्स्ट इसी का जो हम पार्ट्स देखते हैं, अब हम देखते हैं समरी, है ना, समरी ऑफ डेफिनेशन कि डेमोक्रेसी की क्या समरी है, डेमोक्रेसी की क्या समरी निकली। हम डेमोक्रेसी ने पढ़ा कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि लोकतंत्र सरकार का वह रूप है कि जिसके अंदर जो शासक है ना वे जनता के द्वारा चुना जाता है। तो क्या उसका एक संक्षिप्त समरी है, इसमें हमारे 1 2 3 4 ये फोर्थ हमारे कुछ इसमें पॉइंट दिए गए हैं जिसको हम समझेंगे। नंबर फर्स्ट है, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन। कितना अच्छा बताया है कि लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले लेते हैं। अर्थात डेमोक्रेटिक में जो रूलर्स जो इलेक्टेड किया है बाय पीपल के द्वारा वही ऑल द मेजर डिसीजन वही लेता है। क्लियर। नंबर 2, इलेक्शन ऑफर ए चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स। दूसरा है, चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूद शासकों को बदल भी सकते हैं। करंट रूलर्स अर्थात मान लीजिए कोई करंट रूलर्स है, शासक है, जैसे फॉर एग्जांपल इस समय राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार, अशोक गहलोत जी सीएम है और दोबारा चुनाव होंगे तो गवर्नमेंट चाहे तो उनको हरा भी सकती है। इसी प्रकार से हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बीजेपी की मोदी सरकार है, अगर पीपल जनता चाहेंगे तो इनको हरा सकते हैं और दूसरे पार्टी ले। तो इसलिए क्या है, करंट बताया इसमें कि करंट रूलर्स है उसको भी चेंज करने का अधिकार होता है। किसमें, ये डेमोक्रेटिक में होता है, ये लोकतंत्र में होता है। थर्ड है, दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस एंड यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो, यानी सभी व्यक्ति को उपलब्ध होना चाहिए। यह नहीं है कि केवल रिच व्यक्ति को ही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी व्यक्ति के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। ये हमारी डेमोक्रेटिक की एक फीचर्स है। और लास्ट है, द एक्सरसाइज ऑफ द चॉइस लीड्स
to a governments limited by basic rules of the constitutional and the citizen rights. इस चुनाव से बनी जो सरकार है, अरे जनता ने जो वोटिंग किया है, इस चुनाव से बनी सरकार ने संविधान द्वारा जो तय जो बुनियादी जो हमारे बेसिक कानून है और नागरिक अधिकारों के दायरों में मानते हुए काम करती है। तो ये कह सकते हैं कि ये हमारे कुछ ऐसे कुछ हमारे बेसिक रूल्स हैं जिसे हम कह सकते हैं कि समरी टाइप में कि हमारा वास्तव में ये डेमोक्रेसी ऐसा होना चाहिए। तो समरी डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि लोगों द्वारा चुने गए शासक की सारे जो फैसले हैं ना वे रूलर्स लेते हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और विकल्प उपलब्ध होते हैं और चाहे तो वे जो करंट में जो शासक है उसको भी चेंज कर सकते हैं और किसी दूसरे को बदल सकते हैं। थर्ड में देखा तो ये सभी के जो ऑप्शन है ना, विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से होते हैं, इक्वल होते हैं। दिस चॉइस एंड द अपॉर्चुनिटी इज द अवेलेबल टू द ऑल पीपल ऑन द इक्वल बेसिस, सबको समान रूप से मिलते हैं। और लास्ट में हमने फोर्थ पढ़ा कि जो इस जो चुनावी है, इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा जो तय बुनियादी कानून है ना, कोई भी जो सरकार बनती है वे यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में रह के ही काम करेगी, संविधान से बाहर रहकर काम नहीं करेगी। तो ये था आज की हमारी वीडियो में कि किस प्रकार से हमने डेमोक्रेसी की फीचर्स को पढ़ा और समरी डेफिनेशन पढ़ी हमने डेमोक्रेसी की। तो ये था आपका वीडियो। आपको कैसी लगी वीडियो? अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, क्वेरीज हो, तो आप कमेंट्स करना, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।